हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीसीसी नॉलेज हब पर। मैं आप लोगों को समकालीन भारत कक्षा 10 का अध्याय 3 जल संसाधन पढ़ाऊंगा। प्रारंभ करते हैं जल संसाधन। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कहानी दी गई है जिसे आपको हम पढ़कर समझाते हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। असम एक राज्य है जहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़्यादातर किस नदी के कारण बाढ़ आती है। असम में बाढ़ का कारण है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और जिसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। एक नदी का नाम कितना होता है? एक नदी का नाम हर जहाँ स्थान के नाम पे, कई नदी ऐसी है जिसका स्थान के नाम पे नाम चेंज होता रहता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है तो इस नदी को वहाँ सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी कहते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है इधर से, उसे दिहंग नदी कहते हैं। और असम में जब ये आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो असम में इसे कौन सी नदी कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बाढ़ ज़्यादातर इसी नदी के कारण आती है और ये नदी जब आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में आती है, तब जमुना नदी कहलाती है। अब चिंटू ने क्या कहा? हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। जल क्या है? हमें जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? मशीन को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है, जो जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। अब मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदी और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों आदि, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता है। इसलिए बसता है कि वो जल का उचित प्रयोग कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। मतलब कि पृथ्वी का 3 भाग मतलब 75% भाग जल से घिरा हुआ है और सिर्फ 25% भाग पे ही वो ज़मीन है। परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने योग्य अलवड़ी, जिसमें नमक नहीं हो, जो साल्ट युक्त हो, अलवड़ी जल का अनुपात बहुत कम है, जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसे हम पीते हैं। यह अलवड़ी जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जो नदी बहती है उससे, और भूमि के जल अंदर होता है, जिसे हम हैंडपम्प से निकालते हैं उससे, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्रण द्वारा होता रहता है। जलीय चक्रण द्वारा इसे हम बार बार रिसाइकिल होता रहता है, जिसी के कारण हम इसे बार बार यूज़ कर लेते हैं। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण और सुनिश्चित रहता है, जिससे नवीकरण इसका होता रहता है और हम इसका यूज़ करते रहते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, मतलब कि इसका बार बार रिसाइकिल होता है, इसका दोबारा यूज़ किया सकता है, फिर से यूज़ किया सकता है, हर बार इसका रिसाइकिल होता है योग्य संसाधन। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? जल दुर्लभ और जल संसाधन एवं प्रबंधन की आवश्यकता, जल दुर्लभता और जल को संरक्षण कैसे किया जाए और जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरीके से यूज़ करना है, कितना
यूज़ करना है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है, कि हमें जल की कमी आगे होगी। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों पर ध्यान आता है। ठीक, हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल से भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों की चित्र विचित्र हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, बरसात बहुत कम होती है और वहाँ पे नदी, कोई ख़ास नदी भी नहीं है, वहाँ बरसात कम होती है, इसलिए वहाँ पर जल की उपलब्धता कम है, जिसके कारण वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो बहुत दूर, बहुत लंबा सफ़र तय करती हैं पानियों को प्राप्त करने के लिए। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय के और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज में विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। मतलब कि जल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में इसे बहुत प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, और जो विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। जो बड़े लोग हैं वो जल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो जल का कम प्रयोग करते हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? क्या यह संभव है कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जल बहुत है फिर भी पीने का जल कम है? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल हमें चाहिए जीवित रहने के लिए और अनाज को उगाने के लिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल का बहुत ही आवश्यक होता है और सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है जल का प्रयोग करके। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जिस कृषि को सींचा जाता है उसमें जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि धीरे धीरे अलावड़ी जल की कमी हो रही है, उस हिसाब से हमें आने वाले समय में एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हम सूखे स्थान पर भी कम जल का प्रयोग करके फसल को उगा सके। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों को खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। उनके पास क्या है, उनके खुद के पंपी सीट है, आप जानते होंगे गांव में जो कहा जाता है, और कुएं हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जब हम ज़मीन के जल का ज़्यादा उपयोग करेंगे पंपिंग सीट के द्वारा, तो जो ज़मीन के अंदर के जल का स्तर है धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, तो जल का स्तर जो होगा वो कम होने लगेगा, जिससे ज़मीन के जल का स्तर जब कम होगा जिससे ज़मीन के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और हम उस पानी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत सी परेशानियां होंगी। स्वतंत्रता के बाद
भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। हम अलवड़ी जल का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा जल जो साफ़ होता है, जो हम पीने में यूज़ करते हैं, उन्हें अलवड़ी जल कहते हैं, जिसमें साल्ट नहीं होता है। उद्योगों के अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा का भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। जल के द्वारा भी विद्युत टरबाइन मोटरों के द्वारा जल के द्वारा भी विद्युत प्राप्त किया जाता है, बिजली प्राप्त की जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, मतलब जल का भी यूज़ और ऊर्जा का यूज़ भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। जो समस्या हमें जल की समस्या जो पहले होती थी, मतलब बहुत से क्षेत्र में सूखा पड़ता था, धीरे धीरे उसकी समस्या और ज़्यादा हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, नल लगाए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता कमी या दुर्लभता खराब जल की दुर्लभता जो कमी हो रही है या दुर्लभता जल के खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो जल है उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद या घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। मतलब ये कह रहा है कि जो अलवड़ी जल था, जो शुद्ध जल था, उससे भी हम लोगों ने अपने घरेलू यूज के वजह से और औद्योगिकों के रसायन है या कृषि में जो हम उर्वरक डालते हैं उसके वजह से हम लोगों ने जल को प्रदूषित कर दिया है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, उन्हें संरक्षित करें, उनको बचाएं और प्रबंधन करें। उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं, हम पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। जिस तरह से हम जल का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमें आगे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और इससे पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, बहुत सी नदी परियोजनाएं जो आई हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक
अभिलेख दस्तावेज बताते हैं, मतलब प्राचीन के समय से ही जो अभिलेख मिले हैं वो बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। मतलब पहले से भी ये काम होता आया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। बांध क्या है और वो हमें जल संरक्षण और प्रबंधन से कैसे सहायक हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। बांध का काम क्या है? वो नदियों और वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं, और जब बाद में सूखे में ज़रूरत पड़ती है हमारे खेतों को सिंचाई करने के लिए, तो बांध के ही द्वारा खेतों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी किए जाते हैं। मतलब इसके बहुत से उपयोग हैं मछली पालन के लिए, फिर उसके बाद जल की आपूर्ति के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, और फिर उसके बाद विद्युत को बनाने के लिए बांध का इतने चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए बांधों के बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। मतलब बहुत ढेर सारी परियोजना वाली नीति, जहाँ एकत्रित जल में के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा और नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना यह पंजाब के सतलज नदी पर बना है, जिसके जल को गोविंद सागर झील कहते हैं। जो जल बांध के द्वारा जो जल घेरा गया है, जो जल रोका गया है, उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ये बांध दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रोथवी बांध है, ऊंचाई जिसकी 226 मीटर है। और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, दो अलग अलग हैं, और नागल पंजाब में है। ठीक है, इसी कारण महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। अब हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी का पानी रोककर बनाया गया है। बांध बनने से पहले उड़ीसा में महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जो 4,801 मीटर या 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। मतलब कि बांध को विकास और समृद्धि के रास्ते पे ले जाने वाले वाहन की तरह देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। मतलब ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, उनके रोजगार में, और फिर उसके बाद कृषि में और बहुत सी चीज़ों में ये लाभदायक होंगे। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारण से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बने हुए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से
उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। मतलब कि बांधों को बनाने के बाद जब उनके बहाव को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उसी हिसाब से उसका प्राकृतिक जो बहाव होता है, प्रकृति के द्वारा जो बहाव होता है, वो अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय के तली पर जमा होता रहता है। जो तलछट होता है धीरे धीरे जलाशय के तली पर जमता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। जैसे जैसे तलछट जमता जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाते। बांध नदियों के टुकड़ों में बांट देती है, जिससे विशेषकर अंडे देने वाली ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बांध क्या होती है, जल नदियों को कई धाराओं में बांट देती है। उससे क्या होता है, जो अंडे देने वाली मछलियाँ होती है ऋतु में जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करती हैं, उनका स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनका विरोध होता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेघा पाटकर द्वारा चलाया गया, 1989 में लाया गया। उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा लोगों के विस्थापन को रोकना था। और टिहरी बांध उत्तराखंड, ये टिहरी बांध आंदोलन जो है, टिहरी बांध कहाँ पे, पहले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और बिलांगना नदी पर बना है। इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनेक पर्यावरणविदों ने विरोध किया है कि इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है। वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ विस्थापित हो जाते हैं। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और निरंतर देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। उन सबको इस बांध के लिए अपनी बहुत सी चीज़ें नुकसान करनी पड़ती, क्योंकि जब बांध बनाया जाता है, जहाँ पानी रोका जाता है, वो उसके लिए जल को रोकने के लिए उन लोग को उसके प्राकृतिक बहाव से ज़्यादा क्षेत्र चाहता है, जिसके लिए जो नदी के किनारे रहते हैं उनको ये सब अपना नुकसान सहना पड़ता है। और शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीन को लीजिए, क्या वो वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? नहीं। जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी परियोजनाओं से लाभ नहीं उठाते। लाभ कौन उठाता है? जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, औद्योगिक, ये सब लाभ उठाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो गए हैं। जल में जो फसलें उगाई जा रही हैं, इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान उसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। ठीक है, जो मतलब अमीर गरीब एक दूसरे को दूसरी नज़र से देखने लगे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। क्या होता है कि बांध के चलते किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो किसी को बहुत नुकसान भी होता है। जो गरीब किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बांध उनको लेकर ज़्यादातर अलग अलग राज्य की जो सरकारें होती हैं आपस में
भी झगड़ा करती हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। जितनी परियोजनाएं बनती हैं, जो उनका उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन पर आपत्तियां होती हैं। यह एक विडंबना है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से तलछट जमा हो जाते हैं। जो बांध बनाया जाता है, बांध में क्योंकि प्राकृतिक रूप से नहीं बह पाते, जो तलछट आता है, जो आगे बह प्राकृतिक रूप से जो बहता है, वो इन लोग को बांध को रोकने का, पानी को रोकने के कारण वो जमा होने लगता है। उसी जगह जमा होने से वो बाढ़ आने के कारण बन जाता, वही का बाढ़ आने के कारण वही बनता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में बाढ़ को रोकने में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। मतलब बाढ़ तो वहाँ आया था, लेकिन जो बांध बनाए गए थे वहाँ पे जल ज़्यादा हो गया था। जो बांध उस जल का संग्रहण नहीं कर सकता था, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उस बांध से जल को छोड़ दिया गया, जिसके कारण बाढ़ जो था और भी खतरनाक हो गया। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बाढ़ के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है। बाढ़ के मैदानों तक इसे पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचती है। इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। जल का ठहराव होता है, जब होता है और अत्यधिक जल के उपयोग से, और अत्यधिक जल का उपयोग भी जब अधिक करेंगे से जल में से बीमारियां जो होती हैं, वो बीमारियां बढ़ने की आशंका ज़्यादा होती है। और फसलों में कीटाणु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और प्रदूषण भी फैलता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। मतलब कि हर कोई नहीं चाहता, हर कोई उस तरीके का नहीं है जो बांध पर डिपेंड हो। ठीक है। या ऐसी योजनाओं पर डिपेंड हो जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में देखने को मिल सकता है। वो वर्षा जल का संग्रहण करना ही बहुत उचित समझते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। मतलब प्राचीन समय में जल का संग्रहण भी लोग करते थे, ऐसा ढांचा मिला है। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। वर्षा पद्धति और मृदा के मिट्टी के गुण के बारे में गहरा ज्ञान था, मिट्टी कैसी है। और उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकतानुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। ठीक है। वो भी अपने समय क्या करते थे, वर्षा जल का संग्रहण करते थे। अब भौम जल को जो ज़मीन के अंदर जल होता है उसका भी संग्रहण वो इस तरीके से करते थे कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग उसका नहीं करते थे। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं हैं, नली होती है, वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदलकर, नदी की धारा जो है उसका रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए
छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। मतलब छत पर अपने छत पे जल जो आता था पाइपों द्वारा उसे नलकूप में हैंडपंप में या बेकार पड़े कुएं के माध्यम से उसका पुनर्भरण किया जाता था। ठीक है। का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल विहिकाएँ बनाते थे। जो बाढ़ जल विहिका बनाते बाढ़ वाले क्षेत्र में, जिससे वो सूखे क्षेत्र में वो जल आ जाए। शुष्क और अर्धुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जो जल हम संरक्षित करते हैं वर्षा का जल, उसको खेती में लाया जा सके। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कर इसके उदाहरण है। मतलब ये दो वर्षा जल संरक्षण का उदाहरण है। मतलब कोई तरीका है वर्षा जल का संग्रहण करने का। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। पहले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? हर घर में क्या हुआ करते थे? हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जमीन के अंदर टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांगा था। एक फलोदी में एक घर था। टांका यहाँ सुविकसित छत्र वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न अंग था। मतलब कि वो टांका किससे जुड़ा हुआ था? छत पे जो संग्रहण करने, जो छत पे जो जल आता था संग्रहण करने के लिए, उससे जुड़ा हुआ था। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं टांका, इसको टांका समझ लीजिए। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं वर्षा जल क्या होता है, छत पे ये संग्रहण करते हैं। छत पे वर्षा जल जब आता है तो एक पाइप के माध्यम से, एक पाइप लगी होती है, एक पाइप के माध्यम से ये बेकार कुएं या हैंडपम्प या टैंक में ये पाइप के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं। और जो टांका होता है वो मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते। जैसे हमने आपको फिगर में दिखाया, छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। पहले वर्षा के पहले जल को संग्रहित नहीं किया जाता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था, जल का संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। मतलब जो टांका बनाया जाता था बहुत बड़ा होता था, उसमें अगली वर्षा होने तक का जल संग्रहित किया जाता था और यह उसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि उसे उन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी उस क्षेत्र में उसे पुकारा जाता है, क्षेत्र में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। तो प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है जो वहाँ के लोग समझते हैं। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म गर्मी के ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण का रीति जो पहले होती थी, जो वर्षा जल संग्रहण करते थे, इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। जब से इंदिरा गांधी नहर बना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये क्या होता है? यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना व दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों को पानी की उपलब्धता कराना। यह हरी के बैराज बांध बनाकर वहां से एक नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं।
जो इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति करती है। ये राजस्थान के 4 नगर में जल की आपूर्ति करती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाढ़, गिर, ये इन नगर में जल की आपूर्ति करती है। हालांकि कुछ घरों में टैंकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल का पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका उपयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति, छत, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 10,000 किलोमीटर वर्षा होती है। तो 1,000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। अब दिखाते हैं हम इसको फिगर में। आपको ये पूरा छत देख रहे हैं आप, फिगर में छत देख रहे हैं। ये पाइप लगी हुई है, ये जिस तरीके से संग्रहण करते हैं, पाइप लगी हुई है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों के ढालू छतों पर गिरता, ढालू छत पर, ढाल वाली छत थी, उस पर गिरता, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांगा के द्वारा अंदर ले जाते। भूमि में गोल छिद्र होता जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना हुआ होता। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप से, ये देखिए, एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक क्षेत्र दिखता है चित्र में, जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। अब एक सिंचाई प्रणाली है, प्राचीन सिंचाई प्रणाली है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। ये क्या काम करते हैं कि कहीं नदी या झरना बह रहा है, वहाँ से बांस की एक नली बनाते हैं। बांस की नली इस तरह से बनाते हैं, ढाल के तरीके से बनाते हैं कि पानी उस बांस की नली से होता हुआ जहाँ तक उन्हें लेके जाना है वहाँ तक उसे लेकर जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे वो खेतों की सिंचाई करते हैं। चित्र एक में दिखाया गया है पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करके, झरना है जो उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। एक ढाल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका चित्र 2 और 3 में देखते हैं। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। जहाँ तक पौधा उगाना है हमको, पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। जल को वितरण किया जाता है, जल को बांटा जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह उनकी स्थितियों में, उनकी स्थिति कहाँ उनको नियंत्रित करना है, कहाँ उनको गति देना है, उस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। और सड़क के पार ले जाना होता है तो उन्हें थोड़ी ऊंचाई से, सड़क के नीचे से नहीं, सड़क की ऊंचाई से थोड़ी लेकर जाया जाता है। चित्र 5 व 6 में संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण, जो पथ एक जहाँ दो जहाँ जा रहे हैं दूसरे
बस जा रहा है। इकाई जल सिंचित के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है, और जो अंतिम चैनल होता है, सेक्शन होता है बाँस का, उसके पौधे के एकदम जड़ के पास लेकर छोड़ दिया जाता है, पौधे के जड़ के पास उसे गिराया जाता है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रह, ये एक रोचक तथ्य देखिए, ये तमिलनाडु का ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया, मतलब वहाँ जरूरी है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो ऐसा नहीं करता है, जो वर्षा जल संग्रहण के नहीं बनाता अपने छत पे, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।